हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं 10 एसएससी साइंस का लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज। बेटा देखो, लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज ये जो कंसेप्ट है, इसमें हम आपको सारे क्वेश्चंस कराएंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके बुक में भी नहीं मिलेंगे, पर वो एग्जाम्स में आते हैं, तो उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, ऑड मैन आउट हो गया, या फिर रीजनिंग वाले क्वेश्चन, साइंटिफिक रीजन देना वो हो गया, या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन हम कराएंगे लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में। तो आप क्या करिएगा, अगर आपको ये पूरा लेक्चर चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड करके वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर देखना है तो आप इस लेक्चर में आगे बने रहिएगा, इसमें हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज का पहला लेक्चर। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में मैंने आपको बोला कि हम लोग क्या क्या कराएंगे। हम लोग कराएंगे यहाँ पे बेटा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या क्या होगा इंपॉर्टेंट, मैच द कॉलम, या फिर यू कैन से द ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन वो होगा, गिव साइंटिफिक रीजन। आज हम लोग ये 3 पार्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस करेंगे, लॉज एंड डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। तो क्या आज हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ने वाले? बिल्कुल नहीं। चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके होंगे, बहुत सारे रिवीजन कर चुके होंगे, पर आज जो हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम आपको स्पेसिफिक ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लास्ट में कुछ टिप्स दे दो, तो मैंने बोला टिप्स तो नहीं देते हैं, पर लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज लेके आते हैं, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे कवर करके दूंगा गाइज। तो हम आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन के ऊपर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चलो चलो गाइस, ये है तुम्हारा क्वेश्चन फर्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द, खुद से करके एफओसीआई ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें कुछ ज्यादा डिस्कशन एक्सप्लेनेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, आप पढ़ चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, इसका आंसर होता है फोकाई करके है, नॉट अ सेंटर, नॉट अ वर्टाइसिस, नॉट अ टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मतलब किसकी बात कर रहा है वो? जी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जी की बात कर रहा है। ऑन द मून विल बी, तो मून के ऊपर जी का वैल्यू कितना होगा? तो पहला ऑप्शन 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द अर्थ, 6 टाइम द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ, सेम एज दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ। तो ये जो होगा सेम एज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ। ये तो ये स्टैटिस्टिकली प्रूव हो चुके हैं। इसके ऊपर कोई हम रिसर्च मतलब मैथमेटिकली कुछ बोल नहीं सकते। जो हमको एग्जैक्टली आंसर है इसको आप रट लीजिएगा तो भी चलेगा, सेम एज दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द अर्थ गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमने देख लिया था, कौन सा वाला? सेकंड क्वेश्चन हमने देख लिया था, जी कहाँ पे होगा? सेम एज दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द अर्थ। जी का वैल्यू जो होगा वो जो मून पे होगा, यहाँ पे भी वही होगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मास इज द मेजर ऑफ डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स, अगर आपने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा तो इसमें इनर्शिया इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनर्शिया को आप जैसे आप फर्स्ट ईयर 11th में जाओगे, फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट पढ़ेंगे, वो अलग ही स्टोरी है। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, पर आपके आपके रेफरेंस के लिए इतना ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया गाइस। तो मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काम आएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले जो एग्जाम में आएगा। चलो आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। ठीक है, अभी जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है? और एक क्वेश्चन लिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन पर्सन ऑन अर्थ who whose weight 9 न्यूटन ऑन द मून। तो वेट ऑन मून, अगर हम वेट ऑन मून पे जाएंगे, वो तुमको दिया है 9 न्यूटन। तो वेट ऑन अगर मैं अर्थ पे जाता हूँ बेटा, तो वो तुम्हारा होता है 54 न्यूटन। हाउ कैन आई फाइंड आउट 54 न्यूटन? तो मुझे कैसे पता चले कि 54 न्यूटन है? तो वेट ऑन अर्थ, ठीक है, इज इक्वल टू 6 इंटू वेट ऑन मून। तो ये आप रट लीजिएगा। तो ये 6 फॉर्मूला है, 6 इंटू वेट ऑन मून कितना हो गया? 9, 9 6 हो गया तुम्हारा 54 न्यूटन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई एम एक्सपेक्टिंग आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? वेट ऑन मून, तो यार जब आप मून पे जाओगे तो आपका वेट कम हो जाएगा, 9 न्यूटन है। जब आप अर्थ पे रहोगे तो वेट होगा 54 न्यूटन।
तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने की गरज ही नहीं है। आज हम लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं। जो बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो पास हो जाएगा, और जो बच्चे ने बहुत कुछ पढ़ा है वो अच्छा स्कोर लेके आएगा। एक चीज मैं गारंटी के साथ कहना चाहूंगा कि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू फ्री फॉल पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रू फ्री फॉल पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। वैक्यूम में पॉसिबल है, बट ये करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वैक्यूम होता ही नहीं है, एयर रेजिस्टेंस होता ही। अगर आपने ऊपर से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो वहां पे एयर ऑफ रेजिस्टेंस का होना जरूरी हो जाता है। पर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है बेटा? ट्रू फ्री फॉल ऑफ द पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम बेटा। तो ये होगा तुम्हारा एमसीक्यू। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं जो आपके एग्जाम्स में आने की संभावनाएं ज्यादा है। अब सेकंड पार्ट पे जाते हैं, राइट द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है? मास, अच्छा ऑड वन आउट करना है। मास है, वेट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसमें से ऑड वन आउट क्या है? ऑड वन आउट देखें तो इसमें मास है। मास क्यों बेटा? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड ऑल अदर आर द वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी मास है। मास क्या तुम्हारा? स्केलर स्केलर क्वांटिटी। देखो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, अगर आप फर्स्ट ईयर अगले साल आप जब इलेवन में जाओगे तो स्केलर वेक्टर के ऊपर मैं आपको पूरे डिटेल में चैप्टर बताऊंगा। बट उसके ऊपर वही चैप्टर ही है। पर स्केलर क्या होता है? जहाँ पे मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर। पर वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। अगर आप देखो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका जी का वैल्यू होता है, और उसका डायरेक्शन भी होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है उसका। वेट का डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। बट मास ऐसा क्वांटिटी है ना, जो स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता बेटा। उसका सॉरी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सॉरी ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मास इज ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट द डायरेक्शंस। तो इसलिए तुम्हारा ऑड वन आउट क्या हो गया? मास हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तुमको कुछ फॉर्मूला देखे रखा है, v इज इक्वल टू जी टी, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर टू 2gh। ये एक्चुअली सर फॉर्मूलाज है ना, ये आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में आने वाले हैं। अगले साल जब आप 11th साइंस में जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पार्ट होगा, वहाँ पे सब बताए जाएंगे। तो इसमें से जो तुम्हारे काम का है ऑड वन आउट, दैट फॉर्मूला इज फॉर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये तुम्हारा आंसर क्या होगा? यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप बोलोगे सर ये क्यों, व्हाई नॉट अदर्स? बिकॉज अगर v इज इक्वल टू 2gt ले लो, या फिर h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर ले लो, या v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh लो, ये तीनों फॉर्मूला फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए होता है। किसके लिए होता है? फ्री फॉल बॉडी। अगर ऊपर से बॉडी फेंक रहे तो नीचे की तरफ आ रहे, उसके लिए फॉर्मूला होता है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला ये है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, जिसमें बॉडी को ऐसा ऊपर फेंका जाएगा। अगर बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है उसी के लिए यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh एक फॉर्मूला होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तो समय आ गया। पहला क्वेश्चन क्या था बेटा? ये व्हाट विल बी द वेट ऑफ द पर्सन अर्थ हुज वेट 9 न्यूटन ऑन द मून। तो ये फॉर्मूला याद रखना। बहुत सारे पूछे नहीं तो फॉर्मूला पढ़ा भी नहीं होगा शायद, तो पढ़ लो भाई। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। हर दिन आपको एक एक लेक्चर डालते रहूंगा, तो आपका रिवीजन होते रहेगा। उसके बाद मैं सेकंड में यार फ्री फॉल इज अ पॉसिबल ओनली व्हेन वैक्यूम। यार मैंने थ्योरी क्यों नहीं चालू किया? डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे क्यों आ गया? डायरेक्टली क्वेश्चंस पे क्यों आ गया? अब ये टाइम नहीं है कि तुम लोग थ्योरी पढ़ते रहोगे। आपको न्यूमेरिकल सॉरी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर वाइज जाना हो, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आने वाला है। अगर क्वेश्चन आ जाता है उसी क्वेश्चन का आंसर आप वहां पे डायरेक्टली कर सकते हो, इसलिए डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे आ गया। तो ये वाला मून वाला। उसके बाद उसने क्या बोला? ये वैक्यूम वाले केस है यहाँ पे, और यहाँ पे दो ऑड वन आउट है। क्या होगा इसमें से? ऑड वन आउट मास है, और इसमें ये क्या होगा? यू स्क्वायर 2gh। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? आपको सच बताए ना बेटा, पूरे चैप्टर को फिल्ट्रेशन करके हमने यहाँ पे निकाला है। तो इसमें का बाहर का तो आना बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि क्या ही पूछेगा वो? आउट ऑफ सिलेबस जाके थोड़ी ना कुछ बात करेगा, तो यहीं पे करेगा। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा ठीक से देख लीजिएगा। हो गया? तो ये हो गया ऑड वन आउट के दो क्वेश्चन है। इसका पूरा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाइएगा, आप वहां पे आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो, मैच द फॉलोइंग, ये भी क्वेश्चन आता है। आप बोलेंगे सर पहले आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कुछ करा दिए, बाद में आपने ऑड मैन आउट करा दिए, अब मैं कराने जा रहा हूँ तुमको मैच द फॉलोइंग। बेटा देखो, मैंने पहले बोला उस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं वही अगर कर लोगे तो तुम्हारा काम तो बन जाएगा। सीधा क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो नाउ सीरीज पार्ट। तो आप 5 मिनट तो सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मास का क्या होगा, वेट का क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा।
चेक करो, सिंपल सा लॉजिक है यार, वेट का तो केजी हो ही नहीं सकता। चलो करते हैं। मास का तुम्हारा क्या हो गया, केजी हो गया यहाँ पे, जैसे हम चेंजिंग करें, मास क्या है तुम्हारा केजी, वेट क्या है तुम्हारा यहाँ पे न्यूटन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी होता है, जी इज द नथिंग बट एक्सेलरेशन होता है, आप उसको लिनियर एक्सेलरेशन में ए लेते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। तो हाँ ये जाएगा तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड होता है, ये होता है तुम्हारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। और इसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो अब डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे पता चलेगा मेरे को, तो मेरे को पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे बोलते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर अपॉन एम इंटू एम। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स न्यूटन होता है, आर क्या हो गया तुम्हारा मीटर, आर क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे मीटर हो गया। एक मिनट इसको रब करें। ठीक है, अब देखो इस लॉजिक से अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है जी, ये तुम्हारा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, ये तुम्हारा आर स्क्वायर यहाँ पे हो गया ना, देखो एफ मतलब न्यूटन, आर मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर अपॉन मास इनटू मास मतलब केजी का स्क्वायर, इसलिए तुम्हारा आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी बेटा, केजी स्क्वायर। कोई डाउट कोई क्वेश्चन है, क्लियर है, ठीक है ठीक है। तो पहले मैंने क्या बोला, मास का क्या होगा बेटा केजी होगा, वेट होगा तुम्हारा न्यूटन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तुम्हारे यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो सॉर्टेड है। और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का मैंने निकाल दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। कैसे भाई, ये फॉर्मूला से निकाला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज करता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर मुझे जी चाहिए तो जी इज इक्वल टू व्हाट, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। एफ क्या होता है फोर्स मतलब न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब क्या होगा तुम्हारा पे मीटर स्क्वायर, आर मतलब मीटर स्क्वायर हो गया बेटा यहाँ पे, और मास इंटू मास मतलब केजी का स्क्वायर। तो ये तो है ना तुम्हारा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर बेटा। समझ में आया, डाउट क्वेश्चन। चलो इतना पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक होगा, आप उसमें डाउनलोड करके आप उसमें जाके भी आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। ठीक है आगे बढ़े, चलो टेक द स्क्रीनशॉट। इसका तो आंसर यहाँ पे दिया है, आप उसको यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंसर दिया है, मेजर ऑफ इनर्शिया वगैरह जीरो एट द सेंटर एट डिप्रेशन, वो सबसे इसकी गरज नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे किया तो भी चलेगा, वही आंसर है उसका, मैच द टेबल का। क्लियर, ठीक है आगे बढ़े। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस पे जाते हैं। गिव साइंटिफिक रीजन बेटा, कुछ 4-5 क्वेश्चंस है, इसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो क्या है तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, थॉट द अर्थ एंड एप्पल, क्या बोला उसने, एक अर्थ है, अर्थ है, अर्थ एंड एप्पल अट्रैक्ट ईच अदर, एक अर्थ और अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम फोर्स, सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक तुम्हारा सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये तुम्हारा है एप्पल है, attract each other with the same force, it is that fall toward the earth while the earth does not move toward the apple। तो आप एप्पल अर्थ की तरफ जा रहा है बट अर्थ एप्पल की तरफ तो नहीं जा रही। तो अगर ये पॉइंट जो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे बेटा यहाँ पे, एज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ विद द सेम फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द एप्पल। भाई कुछ नहीं है, ये पहला पॉइंट एज जो क्वेश्चन में था वही चिपका दिया यहाँ पे, कुछ अलग है नहीं। सेकंड पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या बोलता है, these two forces are equal and magnitude and opposite in direction। हाँ भाई ठीक है, वो भी मेरे को पता है, मतलब उसमें भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट पार्ट दिया नहीं, पर न्यूटन का सेकंड लॉ है कि दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी रीजन बोला ना, तो पहले बोल दिया कि भाई जो स्टेटमेंट है वही दे दी कि दोनों के बीच में जो फोर्स है वो सेम है। उसके बाद में न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज ऑपोजिट इन द डायरेक्शन से। थर्ड वाला क्या बोला है, फॉर द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो एक्सेलरेशन जब सेम मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का होगा तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इन द बॉडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास होगा बेटा। तो फिर इसके लिए ये सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट जो चौथा पॉइंट है क्या हुआ है, एज द मास ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज,
इसका जो है ना अर्थ का मास जो है ना वेरी लार्ज होगा ये। अर्थ का जो मास है वेरी लार्ज होगा टू दैट ऑफ एप्पल, एप्पल से बहुत बड़ा होगा। द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कैन नॉट बी नोटिस्ड। तो इसके लिए जब अर्थ का एक्सेलरेशन लेंगे हम लोग, क्या बोला इसने यहाँ पे, एज द मास ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज, तो अर्थ का जो मास है वो बहुत बड़ा होगा टू दैट ऑफ द एप्पल। एप्पल इतना सा भाई, एप्पल इतना सा पार्ट है और अर्थ इतना बड़ा है एप्पल, दैट एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का जो एक्सेलरेशन, सपोज मैंने लिया a इज इक्वल टू अर्थ है, वो एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कैन नॉट बी नोटिस्ड, बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल। ये क्या होगा, वेरी स्मॉल, और ये कोई नोटिस करेगा ही नहीं। फॉर दैट रीजंस एप्पल अर्थ की तरफ जाता है, अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जाता है। तो मैं चाहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हो गया, चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, भाई बता रहा हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, आगे बढ़ते। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। बात खत्म, ये बात सही है, सेंटर ऑफ द अर्थ वैल्यू 0 होता है। देखो ये जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये मेरा जी का फॉर्मूला है। लॉजिकली देखते कुछ पॉइंट्स हैं मैंने जो नोट करे, देखते। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी on the earth surface is given, the value of the g depends on the mass of the earth and the radius of the earth। हाँ भाई पता है मेरे को, कुछ नया पता जो मेरे को नहीं पता है। तो g का जो वैल्यू है वो मास पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है। मास ऑफ द अर्थ क्या बोल रहे, मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इसलिए g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल एम क्या बेटा, मास ऑफ द अर्थ है, और g क्या है तुम्हारे यहाँ पे, रेडियस ऑफ द अर्थ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके समझ में आ गया, आगे जाते हैं। एज यू गो इनसाइड द अर्थ, अगर आप इनसाइड अर्थ जाओगे, आवर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस। बट ऑब्वियस है, अगर आप अर्थ के सेंटर पे जा रहे हो तो वहाँ पे तो रेडियस 0 ही हो गया, मतलब रेडियस है ही नहीं। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस नो लॉन्गर रिमेन्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ आर। तो आर का तो नामो निशान नहीं रहेगा, बिकॉज आर 0 होने वाला है सेंटर के। अगर यार बात समझे यार, अगर ये तुम्हारा अर्थ है, इसके सेंटर पे यहाँ से ये आर वो डिस्टेंस जाता है, पर अगर हम सेंटर पे आ गए, तुम्हारा आर का वैल्यू तो यहाँ पे लगभग 0 हो जाता है, या फिर आर का वैल्यू रहता ही नहीं यहाँ पे, समझे आप, बहुत कम हो जाता है एक्चुअली। एकदम 0 नहीं होगा एग्जैक्टली, नहीं तो आप बोलेंगे सर इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं बेटा एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, पर कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अलॉन्ग विद द डिक्रीज इन डिस्टेंस, द पार्ट ऑफ द अर्थ which contribute towards the gravitational force also decrease thereby reducing the effects of mass। तो इसका भी मास, जब आप सेंटर की तरफ जा रहे होते हो तो ये क्या करता है, डिस्टेंस अगर कम हो रहा है अर्थ का, तो टुवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो डिक्रीज। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो भी कम हो रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रहा है, दैट रिड्यूस इफेक्ट ऑफ द मास, तो मास के ऊपर इफेक्ट करेगा और मास भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो मास भी कम हो गया। इसीलिए जब चौथा पॉइंट में बोलने जाता है उसमें क्या होगा, ड्यू टू द कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन आर एंड एम, अगर आर और एम दोनों कम है, द वैल्यू ऑफ जी बिकम 0। तो घूम फिर के क्या टाइम पास किया पता है, सिंपल सा बट देखो क्या बोला बेटा मैंने आपको, जी का वैल्यू है वो कितना होगा, जब मास सेंटर की तरफ जा रहा है तो रेडियस, बट ऑब्वियसली रेडियस खत्म हो गया। अगर रेडियस खत्म हो गया तो रेडियस 0 हो जाता है, मतलब 0 नहीं होता है, मतलब कम हो जाता है। और जो हमारा जो मास है वो भी कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, एफ कम हो रहा है, तो मास कम हो रहा है। मास कम हो रहा है तो मतलब दोनों कम हो रहे हैं, इसका मतलब जी का वैल्यू लगभग 0 ही हो जाता है। ऊपर भी 0 नीचे 0, लगभग 0 हो जाता है। एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बस 0 0 0 हो जाता है, इसलिए ये पार्ट है। समझ में आ रहा है। तो ये 2-3 लाइन क्यों बोला, जब आप ऐसे क्वेश्चन आता है 3-4 मार्क्स के लिए जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देन वेयर विल बी द वैल्यू ऑफ जी बी हाई। अब बोल रहे जी का वैल्यू हाई कहाँ पे होगा, एट द गोवा बीच। यार अभी गोवा का नाम निकला तो गोवा जाने का मन कर रहा होगा, नहीं तो एट द गोवा बीच और ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड वाई। तो जी का वैल्यू कहाँ पे ज्यादा होगा, जी का वैल्यू ज्यादा कहाँ पे होगा, गोवा के बीच पे होगा या माउंट एवरेस्ट पे होगा। तो यार इसके लिए थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया ना बेटा, क्या आ गया तुम्हारे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो जी का वैल्यू कहाँ ज्यादा होगा देखते हैं, चलो। द वैल्यू ऑफ जी विल बी हाई एट गोवा बीच। अब उसने बोल दिया जी का वैल्यू जो है गोवा बीच में ज्यादा होगा, ठीक है। कैसे, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर होता है। अभी हमने फॉर्मूला देखा था ना, ये फॉर्मूला देखा तो जी वाला फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला ना।
G gm अपॉन आर स्क्वायर। इस लॉजिक में मास और जी दोनों कांस्टेंट हो गया, इसलिए G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। आर मतलब द रेडियस फ्रॉम द अर्थ। तो लॉजिक, अब चलो इसके ऊपर बात करते हैं। तो at Goa beach the distance are from the center of the earth smaller than at the top of the mountain। मतलब गोवा बीच के ऊपर आर का जो डिस्टेंस है वो छोटा है। मतलब एग्जांपल, अगर ये तुम्हारा अर्थ है, सेंटर ऑफ द अर्थ से यहाँ पे, सब एग्जांपल, यहाँ पे गोवा बीच है, यहाँ पे गोवा बीच है, और अगर आगे जाओगे तो यहाँ पे क्या बोले उसने, यहाँ पे माउंटेन एवरेस्ट है, एम ई मतलब माउंटेन एवरेस्ट, और जी मतलब गोवा बीच। तो ये जो आर है ये छोटा है, ये आर जो ये बड़ा है, ये आर से बहुत बड़ा है। फॉर दैट रीजन गोवा बीच पे जो होगा, यहाँ पे जी का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, हाई होगा, बिकॉज ऑफ रेडियस कम है। जब रेडियस कम होगा तो ज्यादा होगा। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है भाई, मैथमेटिक्स है। जब आर कम हो रहा है तो जी बढ़ रहा है, भाई लॉजिक है, क्या बता वो। जब आर कम हो रहा है तो जी का वैल्यू बढ़ रहा है। तो आर कब कहाँ कम हो रहा है, गोवा बीच के इधर कम हो रहा है, बिकॉज सेंटर ऑफ अर्थ से गोवा बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है। अगर वो कम है, फॉर दैट रीजन तुम्हारा आर का वैल्यू जो है वो कम हो रहा है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए भाई ये बात करना, आज आर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ वही वही लिखा है, तो आप पढ़ लीजिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गोवा बीच है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड जस्ट क्लिक ऑन इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन देखते चलो फटाफट। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो एक लाइक ठोके जाना बे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विल मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ बी सेम एज द वैल्यू ऑफ मास एंड वाई। क्या मास एंड वेट आर सेम? देखते हैं, लेट्स सी द क्वेश्चन। मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, हाँ भाई पता है, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी whose value remains same everywhere। मास सब जगह सेम होगा, hence the mass on object on earth will be the same as value on the Mars। तो मार्स पे जाओ या अर्थ पे जाओ, मास जो होगा वो सेम होगा, बिकॉज दिस अ फंडामेंटल क्वांटिटी, उनका वैल्यू सब जगह सेम होता है। ये दिमाग में डाल देते हो। मास के ऊपर दो तीन क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मास वेट के ऊपर दो तीन क्वेश्चन हमने किए, ऑड मैन आउट में आया था मास, उसके बाद वो मैचिंग द फॉलोइंग में आया था। ये तो आप समझ रहे हो ना, ये जो इंपॉर्टेंट ये पार्ट में यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज, क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी m इनटू g, वेट ये होता है। तो क्या बोला, वेट जो होता है अपना ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब mg। वेट जो होता है वो m इनटू g से कनेक्ट करता है, मास एंड ग्रेविटेशन से कनेक्ट करता है। इसीलिए एज द वेट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 1 kg which is changed from the place to place and different from each other, mass and the weight of the object earth will be the different in its value of mass। तो देखो मास जो होता है, मास सिंपल सा लॉजिक, बहुत टाइम पास हो गया। मास जो होता है वो अर्थ एंड मार्स पे सेम होता है, ठीक है। बट वेट जो होता है वो होता है तुम्हारा F इज इक्वल टू एम इंटू जी। वेट जो होता है एम इंटू जी, तो मास और जी दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए ये अर्थ जाओ एंड मास, यहाँ पे ये वैल्यू डिफरेंट होता है। याद रखना मैंने क्या बोला, मास पे जो होता है अर्थ एंड मास एंड अर्थ पे मास जो होता है वो सेम होता है बिकॉज फंडामेंटल क्वांटिटी। बट जो वेट होता है वो एम इंटू जी होता है, तो वो चेंज होता है। कहाँ पे चेंज होता है बेटा, तुम्हारा मार्स एंड अर्थ, बिकॉज वो क्या होता है, वो एम इंटू जी मतलब जी पे डिपेंड करता है, इसलिए वो अलग होता है बेटा। आगे बढ़ते, जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। आप उसको समझ के लो, अपने भाषा में समझ के लो, आप उसको कैसे लिखना आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हो। ये लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प होने वाली, पूरा सीरीज में कंप्लीट करने वाला बेटा, बड़ा मजा आएगा आपके साथ पढ़ने में। आगे बढ़ते, इसको पॉज करके लिखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द वैल्यू ऑफ जी इज, क्या बोला यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम्स डबल इट्स वैल्यू। अगर वो जी था तो जी का वैल्यू डबल 2g हो गया, मतलब डबल हो गया। इट विल बिकम्स ट्वाइस मोर डिफिकल्ट पुल अ हेवी ऑब्जेक्ट अलोंग द फ्लोर। अगर जी का वैल्यू डबल हो गया तो क्या वहां पे ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा या ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेट्स सी द पॉइंट्स। पहला पॉइंट,
द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू mg होता है, वेरी गुड। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो वेट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, g के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखना। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर करता है, बात खत्म। कितनी बातों को घुमा घुमा के लिखा है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब यार इफ द वैल्यू ऑफ g डबल, द फोर्स विल विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ऑल्सो बिकम ट्वाइस। तो जब g का वैल्यू डबल हो गया तो अर्थ जो ग्रेविटेशन फोर्स पहले g था, ग्रेविटेशन g अपनी तरफ खींच रहा था, सपोज 10 न्यूटन खींच रहा था, वो g का वैल्यू 10 न्यूटन होता है, तो बाद में 20 न्यूटन कर दिया, डबल कर दिया, तो वेट बढ़ जाएगा, वेट ज्यादा लगेगा। If the value of g doubles, the force with which the earth attract the objects also becomes the twice. तो अर्थ जो खींच रहा है वो भी ट्वाइस हो गया। एज अ रिजल्ट द ऑब्जेक्ट बिकम ट्वाइस एज हेवियर, तो ऑब्जेक्ट भी जो होगा वो डबल हेवी हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे बाल है, ध्यान से देखना मैं क्या बोला है, अगर पहले जी था, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, सब बक्सा है, इसका जी था, m इंटू जी था, समझा, इसको उठाने जा रहा है वो बाला, बाला ए बाला, बाला इसको उठाने जा रहा है। तो बाला जब इसको उठाने जा रहा है तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोज इसका वजन है 10 kg, कितना हो गया, 10 kg है। बट अगर मैं स्टोरी नंबर 2 में जाता हूँ, इसने क्या बोला, क्या भी जी का वैल्यू डबल हो गया, मास टू मास रहेगा, जी का वैल्यू 2g हो गया, डबल हो गया, तो ये 10 kg था ना, ये 20 kg हो गया। तो बाला ने क्या किया, फर्स्ट केस में जब mg था वहां पे 2mg हो गया, 2g हो गया, तो यहाँ पे जी का वैल्यू डबल हो गया। यहाँ पे 10 kg उठाना चाहता था, यहाँ पे 20 kg हो गया। तो जब जी का वैल्यू डबल हो जाता है तो फोर्स लगता है और इसे उठाने में ताकत लगती है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे वेट क्या बोलते हैं, इट इज डिपेंड ऑन मास इनटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी अगर डबल कर दिया तो बट ऑब्वियसली उस ऑब्जेक्ट उठाने के लिए भी डबल मेहनत करना पड़ेगा। तो यार हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, ऑड मैन आउट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी दिस पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थ्रोन फ्रॉम द सेम हाइट, सेम हाइट से ऑब्जेक्ट फेंका गया अप अ पॉइंट, रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम। तो दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट हाइट से फेंका गया, सेम हाइट से फेंका गया। सपोज एग्जांपल ये हाइट से, ये हाइट h है, यहाँ से ऑब्जेक्ट 1 फेंका, बॉल 1 फेंका, बॉल नंबर 1, और यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट फेंका गया, बॉल नंबर 2, बॉल 1, बॉल 2। तो ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, ये तो हमारे क्या ग्राउंड है, ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम द सेम हाइट एट अ पॉइंट रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो सेम टाइम पे ग्राउंड पे रीच कर रही है लेट से, ठीक है। तो पहले देखते उसे क्या है, पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सी दिस फर्स्ट पॉइंट, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या बोला है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट रीच द ग्राउंड डिपेंड्स अपॉन द हाइट फ्रॉम विच इट इज ड्रॉप एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। बट ऑब्वियस है यार, कौन से हाइट से फेंक रहे, टाइम किसको भी डिपेंड करेगा, टाइम डिपेंड करेगा हाइट एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जी से डिपेंड करेगा, टाइम कितना टाइम होगा, तो हाइट्स और ग्रेविटेशन कांस्टेंट डिपेंड करेगा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट गिवन पॉइंट ऑन द अर्थ इज द सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट। भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जीरो सब ऑब्जेक्ट के लिए सेम हो गया, हाइट भी सेम है, इसीलिए और इन द गिवन केस हाइट फ्रॉम विच टू ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉप इज सेम। इसीलिए जो जिस हाइट, दोनों सेम हाइट से फेंक रहे, हाइट सेम है, जी तो सबके लिए सेम होता है, हाइट सेम है, जी सेम है, तो जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट गिरेगा उसका टाइम भी सेम होगा, सेम टाइम है। तो वो स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, ट्रू हो गया। क्या बोले, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम द सेम हाइट एट अ पॉइंट रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन। समझे मैंने क्या बोला, हाइट सेम, जी तो सेम होता ही है, जी सबके लिए सेम होता है, हाइट सेम है, तो दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स अगर वो फेंक रहे हैं तो वो जो हाइट डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये जो क्या बोलते हैं उसको, टाइम जो लगेगा टू रीच फ्लोर वो सेम होगा। समझे, समझे बेटा, गुड्डू गुड़िया, समझे आपको। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन फर्स्ट। तो चलो गाइस, यहाँ पे हमने क्या क्या कवर किया आज, हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करे, हमने ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन कवर किया, और हमने लास्ट वाला क्वेश्चन क्या किया, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करे। हमने क्या क्या करे, चलो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमने आज इस चैप्टर में हमने यही तीन चीज कवर करी। सबसे पहले हमने कवर किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन,
और में मैच द कॉलम और गिव साइंटिफिक रीजंस। कुछ साइंटिफिक 6-7 क्वेश्चन मैंने कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस करा दूंगा, लॉज एंड डेफिनेशन करा दूंगा। तो भाई ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको बहुत सारी बुक पढ़ने की गरज नहीं, ये लेक्चर देख लो, आधे पौने घंटे के लेक्चर्स रहेंगे, आपको बहुत हेल्प होने वाला है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और एक थम्स अप और लाइक ठोके जरूर जाएगा। थैंक यू और बाय बाय।